नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज की स्ट्रेट टॉक सीरिया के संकट पर, सीरिया में जो संकट आया है या फिर सीरिया में जिस विद्रोही गुट का कब्जा हो गया है, इसे कहा जाता है कि आतंकवादी गुट है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने सीरिया के इस संकट को पीस की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया है। तो क्या वाकई जो अमेरिका मानता है सीरिया में अब पीस आएगा, और क्या वाकई सीरिया में ये जो स्थिति है ये पूरे के पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक अच्छी स्थिति कही जाए या फिर बुरी स्थिति कही जाए? भारत के हितों पर इसका क्या असर पड़ेगा? या फिर इजराइल क्या पश्चिम एशिया में अब ज्यादा ताकतवर हो जाएगा? क्या रूस और ईरान अब कमजोर पड़ चुके हैं? बहुत सारे सवाल स्ट्रेट टॉक में लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक इन्हीं सवालों के साथ। तो सीरिया का संकट, सीरिया में किसका कंट्रोल होगा? सीरिया में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो पाएगी? क्या तानाशाह का अंत हो जाने से सीरिया के जो लोग हैं, नागरिक हैं, अब वो एक शांति और जो है आर्थिक संपन्नता की तरफ आगे बढ़ते दिखेंगे? बहुत से सवाल हम चाहते हैं कि पहले इन सवालों पर अपने दर्शकों को उनसे रूबरू करा दे, उनको एक बार इन तथ्यों का जो है इसकी जानकारी दे दे कि सीरिया में जिस असद सरकार, जिसे तानाशाह सरकार, जिसे एक निर्दयी सरकार, निर्मम सरकार बताया जाता रहा था, उसके पतन के क्या मायने हैं। अचानक से हुआ ये जो दशकों पुराना रिजीम था जिसका खात्मा हो गया है, इसके क्या मायने हैं। हयात तहरीर अल शाम HTS का कंट्रोल, HTS के बारे में कहा जाता है कि अलकायदा से निकला एक गुट है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आतंकवादी गुट करार देती हैं। क्या एक कथित आतंकवादी गुट के कंट्रोल में सीरिया में अमन आएगा और ये सीरियाई नागरिकों के हितों की रक्षा कर पाएगा? बड़ा सवाल। सीरियाई इलाकों पर देखा जाए तो इजराइल, तुर्की संबंधित गुटों का कब्जा हो रहा है। इजराइल सीधे सीधे जो दमिश्क है, राजधानी है, उससे मात्र 20 किलोमीटर अब पीछे बताया जा रहा है कई इलाकों पर कब्जा करता हुआ इजराइल। तुर्की का भी इंटरेस्ट हित है। सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता ऐसे में क्या दांव पर लगी है? और सबसे बड़ी बात कि पश्चिम एशिया में रूस के कमजोर पड़ने और ईरान के कमजोर पड़ने का सबब कैसे बन रहा है? और बड़ी बात यह कि क्या रूस और ईरान कमजोर पड़ रहे हैं तो भारत के लिए ये जो स्थिति है वो मुनासिब है? और अमेरिका और इजराइल इस पूरी परिस्थिति से किस तरह से फायदा उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में पूरी दुनिया 2 युद्ध का खामियाजा नुकसान झेल रही है। अलग अलग देश इस युद्ध से हो रहे आर्थिक नुकसान की वजह से चिंता तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के खात्मे की कोशिशें बिल्कुल बहुत ही कम और बहुत ही सतही नजर आती है। इन सभी मुद्दों को और सवालों को समझने के लिए आइए आज के जो खास अतिथि हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रबल प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। कई युद्धों का इन्होंने जो है व्यापक कवरेज किया है, चाहे वो इराक युद्ध हो, अफगानिस्तान युद्ध हो। इन सभी युद्ध को इन्होंने बहुत ही करीबी से देखा और युद्ध की तकनीक को बहुत बारीकी से समझते भी हैं। प्रबल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद जी, जिस तरीके से सीरिया में विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया, लेस देन अ वीक, विद इन मुझे लगता है 3-4 दिनों में ये हो गया। दशकों से चला आ रहा शासन बशर अल असद, ऐसा कैसे मुनासिब हुआ? क्या आप इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ी पृष्ठभूमि, बड़ी ताकत को देख पा रहे हैं, या फिर ये होना तय था क्योंकि ईरान और रूस का ध्यान जो है अन्य जो युद्ध है, चाहे वो इजराइल के साथ चल रहा ईरान की तलखी हो या फिर रूस का यूक्रेन के साथ चल रहा जो जंग है, इसकी वजह सीरिया में ये सरकार का पतन और अब विद्रोही गुट का कब्जा, किसे मानते, क्या मुख्य कारण मानते हैं? देखिए, मेरी हिसाब से जिस तरह से असद का वहां शासन रहा करीब 55 दशक से भी ज्यादा, वो शासन क्या था, उन्होंने एक तानाशाह की तरह वहां किया और वहां जो अलग अलग जो गुट थे उनको सब साथ लेके नहीं चले, तो एक गुस्सा वहां की जनता में बना था। अगर हम उसको पश्चिमी नजरिए से देखेंगे तो एक अलग तस्वीर नजर आएगी, लेकिन अगर वहां की सीरियाई जनता की नजर से देखेंगे, ये होना तय था। मैं इसमें एक पैरेलल आपको एक ड्रॉ करूंगा। जब मैं इराक में था और जिस तरह से मुझे अच्छी तरह याद है
जब सद्दाम हुसैन के खात्मे की बात हो रही थी, तो मैंने देखा लोग बगदाद में AK-47 निकाल गोलियां चला रहे थे, वेलकम कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं सद्दाम के तानाशाही रवैये से दुखी थे और उनको लगता था कि शायद अमेरिका जो है उस जो कार्रवाई कर रहा है, उस कार्रवाई से हमारी इराकियों का भला होगा। अगर हम उसी लॉजिक को सीरिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वहां पे जो असद का शासन था वो एक तरह का तानाशाह था, वो लोगों की सुनता नहीं था। वो की जो सीरियन स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में वो तानाशाह की जो अपनी हरकतें, जो उनके कार्रवाइयां वो फिट नहीं कर रही थी। वहां की आम लोगों में गुस्सा था। इसीलिए आपने देखा होगा इतना सडन फॉल हुआ कि 7 दिन के अंदर जो गोलानी है, STS का हेड है, वो पहुंच गया और दमिश्क पर पूरा कब्जा कर लिया। तो एक वजह यह है कि जो जियोपॉलिटिक्स सीरिया में अपना जो रोल प्ले कर रही थी, वो तो अपनी है ही है, प्लस वहां का जो रेजिस्टेंस था, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां की जनता का उस तरह से विरोध STS का नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। और शायद ये जनता चाहती थी कि असद की रजीम जाए और वहां सीरियन जनता, और इसीलिए आसानी से जो है अल गोलानी जो है वो उसने वहां पे कब्जा करने में कामयाब रहा। लेकिन सर, जनता तो मुझे लगता है कि क्योंकि दशकों 50 साल से अधिक समय से सत्ता पर काबिज बशर अल असद का परिवार और जनता तो लंबे समय से त्रस्त इस सरकार से, करप्शन हो या फिर जिस निर्ममता से, निर्दयी क्रूरता से बल्कि अपने विरोध के सुर को वो दबाते आ रहे थे बशर अल असद, ऐसा देखा जाए तो जनता का साथ तो इन विद्रोही गुटों को पहले से ही हासिल था। लेकिन जिस तरीके से अंजाम दिया गया STS की तरफ से, जिस तरीके से इस पूरे मोर्चे को, पूरे जंग को अंजाम दिया गया, क्या आपको लगता है कि चाहे लॉजिस्टिक की बात हो या फिर बाकी सूचनाओं की बात हो, कहीं ना स्ट्रैटेजी आप देख पा रहे हैं STS के ऑपरेशन के पीछे? देखिए मैं उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, जो सीरिया में जो सिविल वॉर की स्थिति थी वो कई फ्रंट पे थी। अगर टर्की का देखें, उसका अपना एक था इंटरेस्ट था। उधर जो कुर्दिश कंट्रोल्ड इलाका है, जिसको कि वेस्टर्न, खासतौर से अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, उनकी अपनी लड़ाई थी। सीरियन आर्मी जो है कई फ्रंट पे लड़ रही थी और टर्की जो है वो कुर्दिश को अटैक कर रहा था। इधर से इजराइल का अपना था, गोलान हाइट्स के पास वो लगाए हुए था। ऐसे में क्या हुआ कि जो ईरान का जो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस कम हो रहा था, जो ईरान, देखिए वहां सबसे बड़े सीरिया में असद के 2 ही सहयोगी थे, एक रशिया था और दूसरा ईरानियन रजीम थी। और लेकिन जिस तेजी से ये ग्रुप बढ़ा और जिसने रशियन ने विड्रॉ किया, वो पीछे हटे, रिट्रीट किए। ईरान का पहले भी आर्क ऑफ रेजिस्टेंस में हिजबुल्लाह, हमास वीकेंड हो चुका था, कमजोर कर दिया था इसराइल ने, तो वो वैसे भी कमजोर स्थिति में था। ऐसे में टर्की जो है, टर्की ने एक, जिसे मैं जो समझता हूं, मुझे लगता है कि टर्की ने सबके साथ, सीरियाई लोग हों या जो ग्लोबल पावर जिनका वहां इंटरेस्ट था, वो रशिया के साथ नहीं खड़ा हुआ, ना ईरान के साथ खड़ा हुआ, और वो अपने इंटरेस्ट को कर रहा था। इसीलिए बहुत तेजी से STS वहां पहुंचा और बिना किसी विरोध के। और मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, मैं जब इराक में था और जिस तरह से मैंने देखा अमेरिकन ट्रूप्स को लोग वहां वेलकम कर रहे थे, वो ये अलग बात है, बाद के हालात में वहां सिविल वॉर वैसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो हूबहू मुझे वो सेंटिमेंट यहाँ नजर आते हैं। ठीक है, लड़ाई 10 साल से चल रही थी, वो एक डिकेड हो गया जहां से वो सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आम जनता को तो नाउमीदी मिल रही थी ना, तो उसके पास ऑप्शन क्या था? उस आम जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, डेमोक्रेटिक रूट्स वहां थे नहीं, तो आम जनता जाएगी कहां? जिसको लगेगा कि मेरा सेवियर है, उस सेवियर के साथ खड़ी हो गई। जी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सीरियाई नागरिकों के हितों की रक्षा STS कर सकेगा, या फिर इस वक्त जो वहाँ पर हालात बने हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा लाभ या फिर अनिश्चितता जो बनी हुई है, इसके आगे अब सीरियाई नागरिकों के लिए क्या जो रास्ता या फिर राह जो है बनती हुई दिख रही है? क्योंकि सब अपने अपने हितों को साध रहे हैं, चाहे महाशक्तियां हो, चाहे इजराइल हो, चाहे तुर्की हो, कहीं ना कहीं अपनी जो है हितों को साधते हुए नजर आ रहे हैं। और एक मुल्क जो है एक बिखराव, एक क्षेत्रीय संप्रभुता के संकट का सामना कर रहा है। तो इस पर किसकी जो है
मैं कहूंगी कि किसकी नज़र, किसका फोकस। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उससे पहले मैं प्रबल प्रताप सर, आपसे निवेदन, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सब के बीच जो सीरियाई नागरिक है उनके हितों की बात करता हुआ कोई महाशक्ति, कोई देश या फिर एचटीएस करता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। वैसे स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश करें कि सीरिया का संकट, फायदा किसका, नुकसान किसका और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या कहीं चीन की भी कोई भूमिका नजर आती है सीरिया के इस हालात को लेकर? इजराइल, तुर्की, अमेरिका, इन सब की नज़र में सीरिया के संकट से क्या हासिल होने वाला है? हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कई युद्ध का सीधा युद्ध के मैदान से कवरेज कर चुके हैं। प्रबल सर, आपने अपने इराक के अनुभव हमसे साझा किए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले कि मैं इन महाशक्तियों की साजिश या फिर इरादों को आपके जरिए समझने की कोशिश करूं, मैं समझना चाहती हूं कि जो कुर्द लोग हैं, कहीं ना कहीं जो कुर्द कम्युनिटी है, उसकी लिए जो तुर्की के एफर्ट्स दिखते हैं या फिर ईरान के एफर्ट्स दिखते हैं, इजराइल के एफर्ट्स दिखते हैं, आप इस कम्युनिटी को कैसे आंक रहे हैं सीरिया के संकट में? देखिए, मैं जो आपने एक सवाल पहले किया कि क्या सीरियाई लोगों के लिए बेहतर समय है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अभी एक वैसी सुरंग है जिसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा है और उसके कई पहलू, उसमें कुर्द भी पहलू है। आप ये देखिए, जिस तरह से टर्की ने टारगेट किया कुर्दिश लोगों को, जब ये एसटीएस एडवांस रहा था दमस्कस की तरफ, और बजाय इसको कि एसटीएस को रोका जाए, वो कुर्दिश पे बम्बार्डमेंट कर रहा था टर्की। दूसरी तरफ आप इजराइल को देखें, गोलान हाइट्स के पास जो सीरिया का इलाका है, उसने वहां अपने ट्रूप स्टेशन कर दिए हैं। तीसरा, कुर्दिश जो है, जिनको सपोर्ट मेनली वेस्टर्न और अमेरिका करता है, वो कह रहे हैं कि वो एसटीएस उनके साथ नहीं अलाइन होगा, क्योंकि गोलानी जो एसटीएस का चीफ है, इसका अतीत रहा अलकायदा का, इसकी आईएसआई से भी एलिजेंस रहा है। ये अलग बात है। उसने दो बातें कही। जैसे वो दमस्कस गया तो उसने सीएनएन के एक इंटरव्यू में बोला कि वो इंक्लूसिव होगा, सबको साथ लेके चलेगा। लेकिन जब वहां की मस्जिद में, जो वहां की बड़ी, जिसकी लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लोगों की आस्था है, जब उस मस्जिद में जब वहां गया तकरीर अपनी बात करने, तो वहां पे उसने इस्लामिक स्टेट की बात की। तो अभी गोलान का जो ये नजरिया है, उसका रुख है कि क्या वो डेमोक्रेटिक है, क्या वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है, क्या वो सारे सीरियाई लोगों को इंक्लूडिंग कुर्दिश या जो शियाज हैं उनको साथ लेके एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाएगा? नहीं, ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक वो आने वाले समय में वो क्या कदम उठाता है, क्योंकि अभी भी उसके बयानों में कंट्रोडिक्शन अभी से नजर आने लगा है। और अगर वाकई वो वापस इस्लामिक स्टेट की तरफ जाता है, तो मुझे नहीं लगता सीरिया के लोगों को कुछ इसमें भला होने वाला है। बिल्कुल, आपने जो अपनी समीक्षा रखी है, कहीं ना कहीं यही मौजूदा हालात दर्शा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो सीरिया के लिए इसी स्थिति को अपने लिए बेहतर समझ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जो गुटबंदी है, इसके लिए ये मुनासिब जो है अवसर है सीरिया में कि सीरिया अव्यवस्थित रहे, रूस कमजोर, ईरान कमजोर बना रहे, और ये पूरा का पूरा पश्चिम एशिया में जो युद्ध को और ज्यादा एक विस्तार देता हुआ भी नजर आ रहा है, और ये फायदेमंद इजराइल के लिए। देखिए, पहला मैं आपका इजराइल से शुरू करूं। इजराइल के तो बहुत ही फायदेमंद इसलिए होगा कि इजराइल ने क्या किया, जैसे एसटीएस एडवांस किया दमिश्क की तरफ, उसी समय उसने क्या किया, जो असद का, जो सीरिया का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया बम्बार्ड करके। तो सीरिया के पास कुछ बचा नहीं, और एसटीएस के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उस तरह का वो हथियार और सामग्री वो कर पाए और लड़ पाए। तो इजराइल तो सबसे बड़ा गेनर हुआ। अगर आपको अफगानिस्तान होगा, जब बाइडेन ने एग्जिट किया, तो बाइडेन अपने वहां का जो मिलिट्री एसेट था, वो मिलिट्री एसेट नहीं वापस ले गया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, वहीं छोड़ गया, और इसीलिए आज वो उसका इस्तेमाल गलत हाथों में हो रहा है। लेकिन इजराइल ने यहाँ एक कदम, ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा रहा रशिया। अब रशिया मतलब मिडिल ईस्ट में, और वहां से मेडिटेरियन और अफ्रीका जो एक रास्ता था जिसको कंट्रोल करता था, तो रशिया
पूरी तरह से कमजोर हो गया है, उसको विड्रॉ करना पड़ा और उसने असद को तो अपने यहाँ दे दिया असाइलम, लेकिन उसके उससे विड्रॉ किए, सेफ पैसेज लिए, उसके लोग निकल गए, तो रशिया वहां कमजोर हो गया है। अब मिडिल ईस्ट में क्या रशिया इतना कमजोर स्थिति में रहेगा या अमेरिका को वो पूरा खुल के खेलने का मौका देगा, ये तो आने वाले समय में वहां के डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होते हैं उन पे कहा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में रशिया जो है उसकी ताकत वहां कमजोर हुई है। ईरान को ऑलरेडी कमजोर इसराइल ने कर दिया था, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान उसको मारता रहा, ईरान पहले से ही कमजोर स्थिति में आ गया था। अब यहाँ जो सबसे बड़ा की फैक्टर इमर्ज करता है वो है एर्डोगन, टर्की। अब टर्की जो है, तुर्की का क्या रोल है? एक व्यू ये कह रहा है कि उसने रशिया के साथ धोखा दिया है, इस मूवमेंट में उसको रशिया के साथ होना चाहिए और उसने रशिया का साथ नहीं दिया और रशिया को वहां छोड़ना पड़ा सीरिया को। तो टर्किश मूव क्या होता है, तुर्की किस तरह से बर्ताव करता है आने वाले समय में, तो ये पूरा अभी इसकी ये देखिए जो जियोपॉलिटिकल खेल जो है वहां जिस तरह से अनफोल्ड करेगा, ये अगले आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, आप केवल समस्या ही बता सकते हैं और इंडिकेट कर सकते हैं कि ये समस्या है। गेनर सबसे बड़ा इजराइल हुआ है इसमें। तो अब ये समस्या है, लेकिन ये समस्या का समाधान क्या होगा ये तो अब आने कुछ समय में कैसे पॉलिटिक्स वहां डेवलप करती है जियोपॉलिटिक्स, उसको देख के ही। प्रबल सर, कहीं ना कहीं एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का समझौता होता है और फिर दूसरी तरफ सीरिया में जो HTS है उसका जो विद्रोह है वो सफलता की तरफ जो है अपना आखिरी प्रयास करता हुआ नजर आता है। क्या इस समय पर आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? जिस समय में ये हुआ, इस समय पर भी मैं आपसे आपकी समीक्षा या फिर आकलन अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी दिख रही है लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करना, और उसके बाद फिर सीरिया में जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीरिया की तरफ से लगातार एक इजराइल के लिए चुनौती, या फिर रूस और सीरिया मिलकर जिस तरीके से इजराइल के लिए चुनौती बने हुए थे ईरान के समर्थन के साथ, क्या आप देख रहे हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी दिखती है? समय के ऊपर आपका कमेंट। देखिए, जिस तरह से लेबनान में लास्ट मोमेंट में ये सडनली अनाउंस किया गया कि भाई हम बात कर रहे हैं, कतर पहले से चाह रहा था कि हम बात करें और इजराइल से ट्रूस की बात होगी, बॉम्बार्डमेंट कम हो गया, तो उसको दो तरह से देखिए आर्क ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान का था, हमास को पहले खत्म कर दिया उसको, उसके बाद हिजबुल्लाह बचा था, हिजबुल्लाह को इन्होंने वीकेंड कर दिया और उसके बाद समझौता कर लिया। और इधर देखिए, अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इजराइल का एक रोल, ये आपकी बात सही है, ये हो सकता है कि एसटीएस वहां मूव करे, एक कमजोर सीरिया, देखिए एक डेमोक्रेटिक सीरिया, एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट जो सारे लोगों को साथ चले, वो हमेशा इजराइल के लिए चुनौती रहेगी। लेकिन एक समस्या में फंसा हुआ सीरिया, आपस के गृहयुद्ध में लड़ रहा है, वो इजराइल के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। दूसरा, आप देखें एसटीएस का जो बयान आया दमस्कस के बाद कि हम अगली मार्च करेंगे यरूशलेम की तरफ, मतलब इजराइल पे हम अटैक करेंगे, तो अगर आप उस नजरिए से देखिए तो सूट करता है इजराइल को, ये कमजोर हुकूमत रहे जिसके हमने हथियार सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, खत्म कर दिए, अब वो थोड़े लड़ाके उनसे हम डील कर लेंगे। उस नजरिए से तो अगर टाइमिंग की बात कहें तो हो सकता है कि ये टाइमिंग जो हिजबुल्लाह के साथ समझौता और एसटीएस का मार्च करना, ये इसके पीछे एक तरह का कोई समीकरण नजर आ सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से देखिए, ये केवल इजराइल और ग्लोबल उसका नहीं है, इसमें टर्की का एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से टर्की ने अपना को टर्न किया लास्ट मोमेंट तक और वो रशिया के साथ नहीं खड़ा हुआ, अब टर्की को कल जब जरूरत पड़ेगी उसमें रशिया के सपोर्ट की, क्या रशिया उसके साथ खड़ा रहेगा? तो कई सारे सवाल जो हैं सीरिया के क्या तुर्की का जो है आप रुख जो है अब पश्चिमी दुनिया की तरफ झुकाव देख रहे हैं, और ये तुर्की की एक कोशिश पश्चिम एशिया में जो है अपनी शक्ति को और बढ़ाने की भी है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, इससे पहले कि मैं आपसे इस सवाल को समझो। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं स्ट्रेट टॉक में। लगातार दर्शकों से अनुरोध की जुड़े रहिए स्ट्रेट टॉक के साथ, क्योंकि सीरिया का संकट कहीं ना कहीं उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं, और भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। आर्थिक जो चुनौतियां हैं और बढ़ जाएंगी, तेल और गैस की कीमतों में भी इससे उछाल की आशंका जताई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीरिया का संकट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया भर की लोकतांत्रिक जो समर्थित ताकतें हैं उनके लिए क्या ये सही स्थिति है या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकवाद का भी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। खास करके HTS जैसे गुट का सीरिया पर कंट्रोल, इससे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि कहीं क्या ये अफगानिस्तान 2.0 जैसा तो नहीं बन जाएगा। प्रबल प्रताप सर, तुर्की जो अर्दोआन है उनको घरेलू राजनीति में बड़ा नुकसान और उनकी जो लोकप्रियता है जिस तरीके से गिर रही है, ऐसमें नेतन्याहू हो या फिर अर्दोआन हो, वो ग्लोबल पैठ के जरिए खुद को सेफ करने की कोशिश अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करते हुए दिखते हैं। अर्दोआन की भी यही कोशिश कि लगातार जिस तरीके से उन्हें घरेलू पॉलिटिक्स में किरकिरी का सामना करना पड़ा, इसके जरिए जो है वो खुद को मजबूत बना रहे हैं। देखिए नया अर्दोगान ने जो अभी तक का जो उनका मूव रहा है सीरिया को लेकर के, वो एक तरह कहें कि वो सेल्फ सेंट्रिक रहा है। यानी उन्होंने उन ग्लोबल जो फोर्सेस थी जियोपॉलिटिकल, जैसे रशिया उनका वो था, उनके साथ वो खड़े नहीं नजर आए। तो उनकी भी अपनी चुनौतियां हैं, उनके यहाँ अपने जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ पॉपुलर वहां लोगों की नाराजगी है। तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो अपने को उन्होंने एक जिसे कहें कि सीरिया को लेके एक अपने को सेफ पोजीशन में करने की कोशिश की। रही बात नेतान्याहू की, नेतान्याहू ऑलरेडी आप देख रहे हैं ट्रायल करप्शन जो मामला था उसका वो शुरू होने वाला है, कल उसकी हियरिंग भी थी। तो वो नेतान्याहू है, नेतान्याहू ने ग्लोबल अपील के अगेंस्ट जाके जिस तरह से मारा जो हमास को गाजा में किया या लेबनान में बर्मा, तो वो नेतान्याहू अपने यहाँ के हार्डलैंडर को कटोर करके अपने खिलाफ जो 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 ताकतें हैं उनको कमजोर करना चाह रहे हैं। तो ये तो एक डेवलपमेंट है। जब आपको याद होगा इस तरह की तमाम पहले भी जब ये नेतान्याहू ने शुरू किया था हमास और ईरान के आर्क ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ाई, तो एक लगातार एक इस तरह की बात उठ रही थी कि जो तुर्की है वो जो है अर्दोगान जो है वो उनको जो है ऑयल सप्लाई कर रहा है क्लैंडस्टाइनली। ग्लोबल रिपोर्ट आई है, तमाम इंस्टीट्यूट जर्नलिस्ट ने कहा। तो ये एक रीअलाइनमेंट था जिसमें ये था कि भाई ठीक है, अगर यहाँ हमारा अगर पड़ोसी है और वो कमजोर रहेगा तो हमारे लिए ठीक स्थिति है। वो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, वो नजर भी आती है। लेकिन मैं आप बार बार कह रहा हूँ, इससे कोई सीरिया का कोई, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में वहां की जनता का कोई बहुत भला होने जा रहा है। उसकी जमीन पे जो राजनीति की जा रही है वो राजनीति अभी मुझे लगता है कुछ समय तक वो चलेगी। ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अनिश्चितता की एक ऐसी स्थिति को इसने आमंत्रित कर दिया है जिससे कि ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने ब्रेक के बाद जब वापसी की थी तो मैंने कहा था कहीं अफगानिस्तान 2.0 की तरह तो नहीं बन जाएगा, जहां पर महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार क्यों ना हो, आर्थिक अधिकार क्यों ना हो, इन सब को बुरी तरह से कुचला जाता है। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब अफगानिस्तान में तालिबान 2 आया तो तालिबान 2 ने बहुत प्रॉमिस किया था और तालिबान 2 को भी वहां जो दोबारा तालिबान आया वहां की जनता ने वेलकम किया था, क्योंकि वहां के ISIS, पाकिस्तान, ये तमाम ये लोग वहां की सरजमी पे अपनी जो है राजनीति कर रहे थे, अपनी पॉलिटिक्स प्ले कर रहे थे, तो वहां की जनता ने वेलकम किया। लेकिन तालिबान 2 ने क्या किया, वो ISIS से लड़ा, ISIS के पैर मजबूत नहीं होने दिया। कई हद तक वो पाकिस्तान के जो वहां इंटरेस्ट थे, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो इंटरेस्ट था, उसको भी रोकने की कोशिश की। लेकिन जब अपनी जनता को उनके अधिकार देने की बात आई, उनको एक बराबरी का दर्जा, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, स्कूल कॉलेज, ये सब की बात आई, तो अल्टीमेटली चूंकि आपके रूट्स जो है वो एक धर्म से जुड़े हुए हैं, एक इस्लामिक टीनेट्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो था वो आपको वहां पे दिक्कत अपना है। आप देखिए वहां की महिलाएं, मेरे कई दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं अफगानिस्तान, मुझसे फोन से बात होती रहती है, वो कहती हैं यार हमारे लिए तो बहुत खराब स्थिति हो गई है, हम पढ़ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते। तो वो एक था। वैसे ही अगर सीरिया की अगर आप बात करें तो मैं कह रहा हूं ये जो HTS का जो हेड है, लीडर, इसने रिलीजियंस अपने खत्म कर, भले ही अल-कायदा जारावी से खत्म किया, लेकिन ये इसका जो मॉस्क में जाना, इस्लामिक टीनेट्स की बात करना, तो मुझे नहीं लगता क्या ये कुर्द को मानेगा कि वो सीरियन नागरिक हैं।
क्या जी। ये मानेगा कि हाँ वो हमारे देश के हैं, हम उनको बराबर का अधिकार देंगे? क्या ये वहां के शिया लोगों को उतना ही अधिकार देगा जितना सुन्नी को देता है? इसका हम्म। जो बयान आया है वो ईरान के अगेंस्ट आया है। जी। तो जी। एक सुन्नी आउटफिट है। अब ये तो मुझे तालिबान 2 होगा हम्म। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हालात तो बिल्कुल। उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रबल सर, कहीं न कहीं ऐसा सीरिया के हालात को देख के ऐसा लगता है कि सीरिया को इस्तेमाल किया गया अपने हितों को साधने के लिए। सीरिया पे जिस तरीके से अलग-अलग इसके हिस्सों पर कब्ज़ा जमाया जा रहा है, अभी भी जो विदेशी हमले हैं वो बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद तेज़ी से बढ़े हैं। क्या ये दुनिया भर में लोगों को अब इस संकट से समझ लेना चाहिए कि महाशक्तियाँ जब आपका इस्तेमाल करने लग जाती हैं तो वो सिर्फ अपने देश के हितों को साधने की कोशिश करती हैं, ना कि उस मुल्क के नागरिकों के हितों से कोई लेना देना होता है। तो फिर महाशक्तियों से सचेत हो जाना ही सबसे जो है ये समय की जो मांग है, और सीरिया जैसे संकट को देखते हुए तमाम मुल्कों को इससे सबक लेना चाहिए। देखिए मैं तो इस बात की लगातार वकालत करता हूं कि देखिए जो लोग भी अपने देश में किसी भी तरह की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश के लोगों के हितों के लिए, हम्म। तो उन्हें अपने देश के लोगों के हित को सामने रखते हुए लड़ना चाहिए। आप बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए। जी। जी। यूनुस साहब आए, नोबेल लॉरिएट, अमेरिकन ये, और आप वहां क्या हो रहा है? वहां बिल्कुल। माइनॉरिटीज पे नहीं अटैक हो रहा है। हम्म। क्या किया इन्होंने? हम्म। आपने एक सेकुलर गवर्नमेंट गई जिसके खिलाफ गुस्सा रहा होगा, हम्म। उसकी तमाम वजह होंगी, लेकिन वो जाने के बाद रिप्लेसमेंट क्या आया है? रिप्लेसमेंट तो वही आया है। हम्म। वही लोग हैं जो आज मैं पढ़ रहा था, रीडिंग समवेयर कि 88 अटैक्स माइनॉरिटीज पे हुए हैं। तो ये क्या है? ये उस बांग्लादेश में जहां पे कि प्रजातंत्र से चुन के सरकारें आ रही थी। सीरिया में तो वो भी स्थिति नहीं है। वहां तो 55 साल से एक तानाशाह बैठा हुआ था। वहां तो चुनाव भी नहीं हुआ। जी। एक तानाशाह बैठ के शासन चला रहा था। तो ऐसे में ये सही आप कह रही हैं कि भाई दुनिया हर उस देश के नागरिक को ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम एक किसी का टूल या सूझ बन के रहना चाहते हैं, या अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने लिए हम काम करना चाहते हैं। ये तो जनता वहां की तय करेगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में मैं भारत की पर पड़ने वाले असर पर भी आपसे समझना चाहूंगी। क्या पश्चिम एशिया में ईरान का कमजोर पड़ना, रूस का कमजोर पड़ना, ये भारत के हित के लिए सही स्थिति बरताती है, या फिर इसके विपरीत परिणाम भारत को मजबूर होना पड़ेगा कई मोर्चों पर, अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने भी? देखिए, इजराइल के सामने क्या मजबूरी की तो बात नहीं है। इजराइल से हमारा है रिश्ते तो काफी बेहतर हैं। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी कल ही गए, तो कल उन्होंने रशिया पे जाके एक बाकायदा और बड़ा खुला बयान दिया है कि हमारे और रशिया से संबंध बहुत प्रगाढ़ और पुराने हैं, और इन संबंधों की बुनियाद हम कमजोर नहीं होने देंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एक साथ काम करेंगे। तो वो मैसेज है कि अगर वेस्टर्न पावर अगर हिंदुस्तान के हित को कहीं पे उसको एडवर्सली इफेक्ट करेगा, तो हमारे पास एक जरिया है कि हम रशिया के साथ खड़ा होके उस वेस्टर्न जो एडवांस है या वेस्टर्न की जो कूटनीति है, जो चाल है, उसको हम रोक सकते हैं। और राजनाथ सिंह का कल वहां बयान बड़ा अहम है। उस बयान को उस पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। आपको एक बात याद होगा, जब 7th फ्लीट, जब हम बांग्लादेश की लड़ाई जब ईस्टर्न पाकिस्तान की चल रही थी, अमेरिका ने कहा हम 7th फ्लीट भेजेंगे। तो उस समय इंडिया के साथ कौन खड़ा था? वो रशिया ही खड़ा था। या तमाम ऐसे इतिहास में दौर आया है कि रूस जो है या इजराइल है, वो इजराइल तो चलिए मिसाल पेश की हमारे है। साथ रहा है। जी, बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और उसके बाद समझूंगी कि ये वैश्विक व्यवस्था जो तेजी से एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जियोपॉलिटिक्स कह ले या फिर आर्थिक मजबूरियां कह ले, इन सब के लिए जो खींचतान दिख रही है महाशक्तियों के बीच में, ये इस स्थिति को कैसे देखा जा सकता है आफ्टर सीरिया संकट। ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और इतिहास गवाह रहा है कि तानाशाह चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी रुखसती तय है, उसका पतन तय है। और मौजूदा वक्त में सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की सरकार का पतन इसी बात का एक ताज़ा उदाहरण पेश कर रहा है। हालांकि उन्होंने मॉस्को में शरण ले ली है, लेकिन अब सीरिया के नागरिकों के सामने अनिश्चितता जरूर बनी हुई है कि किसका
कंट्रोल उनके लिए सही होगा या फिर उनके लिए आने वाले जो दिन है वो शांति और आर्थिक संपन्नता के साबित होंगे, या फिर अनिश्चितता कहीं ना कहीं नागरिकों के अधिकारों पर भी अनिश्चितता के रूप में लगातार बनी रहेगी। हमारे साथ प्रबल प्रताप जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रबल सर, ये जो वैश्विक व्यवस्था है जिसकी खींचतान हमने 2024 में हर मोर्चों पर देखी है, दो युद्ध तो इसी बात का सीधा सीधा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि महाशक्तियां इस खींचतान में पूरी ताकत से लगी हुई हैं। अब ये 2024 का खात्मे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी की पूरी व्यवस्था को आप कैसे देख पा रहे हैं? इजराइल साफ है वो नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया का ये जो युद्ध का संकट पैदा हुआ है इसके खात्मे की बात की जाए, बल्कि वो जंग जारी रखना नहीं चाहता बल्कि इसका विस्तार भी चाहता है। प्रबल सर, देखिए, जब जब डॉलर कमजोर हो रहा था तो ये एक डिबेट था कि ग्लोबल ऑर्डर, क्योंकि अमेरिका का डॉलर जो है ग्लोबली वो कमजोर हो रहा है, तो इस तरह का एक आर्गुमेंट था, एक डिबेट हुआ था कि अगर डॉलर कमजोर हुआ तो ये अमेरिका को मिलिटरली भी उसको प्रभावित करेगा और इससे ग्लोबल ऑर्डर बदलने के हालात हैं। अब ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने जिस तरह से कहा है कि वो उनकी कोशिश होगी अमेरिका फॉर अमेरिकन और अपनी करेंसी को, और उन्होंने ये बयान भी दिया कि बिम्स्टेक की जो कंट्री है अगर वो नई करेंसी करेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। तो सारी कवायद जो है इसी डायरेक्शन में है कि रुपया, मतलब जो अमेरिकी डॉलर है वो किसी तरह से कमजोर ना हो, क्योंकि जैसे अगर वो कमजोर होगा तो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को वो प्रभावित करता है। मुझे जो लग रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर आने वाले समय में अगर ये ट्रंप के टेक ओवर करने के बाद जनवरी में जब वो आते हैं उसके बाद से वो क्या स्टेप लेते हैं, उसके बाद बहुत कुछ तय करेगा कि ग्लोबल ऑर्डर इसके क्या परिणाम होंगे और कितने दूरगामी होंगे। जी प्रबल सर, ऐसे में क्या लग रहा है कि इजराइल ने ये जो अपनी स्ट्रैटेजी का परिचय दे दिया है सीरिया के जरिए, इससे ये लग रहा है कि ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि वो युद्ध में जो है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ही लागू रखेंगे, बल्कि उनका वो सीरिया को सीरिया के हाल पर छोड़ने वाले हैं, इजराइल को इजराइल के हाल पर छोड़ने वाले हैं। और रूस के साथ भी जो लगातार यूक्रेन का जंग चल रहा है इसमें भी ज़्यादा इंटरेस्टेड ट्रंप नहीं है, वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ही अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है 2025 जो है पूरा का पूरा साल हम ये दो युद्धों के आगे और जो है लगातार जारी रखते हुए ही देख पा रहे हैं? आने वाला समय यही पूरा साल दो युद्धों को ही देखते हुए गुजर जाएगा? नहीं, मैं थोड़ा आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो डेवलपमेंट सीरिया में हुआ है, इजराइल ने जो वो किया है, और उसने देखिए उसने वो इजराइल में पॉलिटिक्स में सबसे बड़े किरदार रशिया और ईरान थे, बाकी जो फोर्सेस हैं उनको अगर एक तरफ रखे हैं इधर, तो वो ईरान को काफी कमजोर कर दिया, मतलब उनके आर्क ऑफ रेजिस्टेंस को रशिया को निकलना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल इस हालात में है कि बहुत लंबा इसको सस्टेन कर पाएगा, लगातार वो अगले 1 साल तक युद्ध करता रहे। रही बात यूक्रेन की, तो जेलेंस्की का भी कल बयान आया है कि भाई अब द टाइम, वो इस तरह का हिंट कर रहे थे, नॉट डायरेक्टली बट उनके बयान से जो आप पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो उससे निकाल सकते हैं रेफरेंस, वो भी ये कह रहे थे कि भाई ये अब इसको खत्म करने की तरफ चाहिए। ट्रंप ने आते ही कहा था कि भाई वो यूक्रेन के वॉर के फेवर में नहीं है। तो मुझे जो लगता नहीं है कि अगला जो 25 है उसी तरह से मारकाट में बीतेगा, अगले 2-4 महीने शायद चलें, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो लोकल डेवलपमेंट होते हैं और उनका असर भी होता है, तो वो डेवलपमेंट्स तो होते रहेंगे। अभी असली सीरिया है, अब वो सीरिया में किस तरह का डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट पे जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो इनके साथ, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने जब ये एयरबोर्न थे, कहीं से जा रहे थे प्रचार के लिए, तो ट्रंप ने पूछा था अपने उस एडवाइजर से कि हमारी ये बताओ मैप खींच के हमारी मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ प्रेजेंस है। तो जो जो उनका जो साथी था उसने बताया साहब यहाँ है, तो ट्रंप ने कहा था कि भाई हम इतना प्रेजेंस वहां क्यों रखे हैं। ये तो तब की बात है जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अभी लेकिन अभी भी उन्होंने जो इंडिकेशंस आ रहे हैं अमेरिका से, वो अपनी प्रेजेंस कम नहीं कर रहा है मिडिल ईस्ट में। दूसरा, सीरिया से ऑलरेडी रशिया बाहर जा चुका है। क्या रशिया अमेरिका को एकदम खुला मैदान दे देगा कि आप अपने हिसाब से खेल कीजिए?
वो देखने वाली बात है, वो कुछ बिल्कुल। डेवलपमेंट करेगा, और इन सब के कैसे बीच में सिचुएशन चीन अनफोल्ड होगी। चीन की जो एक बिल्कुल ही सधी हुई प्रतिक्रिया है, उसके बारे में भी आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी। चीन का भी जिस तरीके से सीरिया में कंस्ट्रक्शन पर चीन ने एक भारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। भारत ने तो इन्वेस्टमेंट की ही है, चीन की भी इन्वेस्टमेंट है। क्या चीन ये सब कुछ चुपचाप देखता रहेगा? ना, मुझे नहीं लगता अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चीन वहां कुछ इस तरह का कदम उठाएगा कि वो चीन और रशिया तो एक तरह से कहें, जब उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आएगी तो कहीं कहीं अलाइन ही हो जाते हैं ये। तो जब रशिया गया है तो चीन मिलिटरली तो नहीं, मिलिटरली तो बड़ा मुश्किल है कि चीन कुछ कर पाएगा, लेकिन यस वो इकोनॉमिकली वो रशिया के साथ होके अमेरिकन जो 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 हेजेमनी को मिडिल ईस्ट में रोकने की कोशिश वो चैलेंज करने की करेगा। कोशिश करेंगे। ऐसे में जो मुस्लिम देश हैं, जब आप मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को देखते हैं और जिस तरीके से हर देश ने सीरिया में हो रहे विदेशी हमलों की निंदा की है, इजराइल के हमलों की निंदा की है और मेरे ख्याल से तुर्की के हमले की भी निंदा की है, क्या ये चुप बैठेंगे या फिर ये सब जो है स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक स्टेटमेंट है, बयानबाजियां हैं? ये देखिए, निंदा तो वो ठीक है, डिप्लोमेटिक जेस्चर है, वो आपने बोल दिया, क्योंकि किसी भी अगर कहीं के भी जनता पे इस तरह के मारे जाएं, बेगुनाह मारे जाएं, तो ठीक है, मुल्क अपना रिएक्ट करते हैं। ये ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि एसटीएस जो पावर में आया है, वो उसने एक अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया, स्मूथ ट्रांजिशन कहा जा रहा है, तो वो क्या कदम उठाता है, वो किस तरह से अपने यहाँ नॉर्मलसी लाने के लिए और क्या इंक्लूसिव होगी वो सारी उनकी हुकूमत, तो ये उस बहुत कुछ निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आने जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं ये क्लीनली उसको देखेंगे और कुछ समय तक उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला होगा अगले तो 2-3 प्रबल महीने सर, बाद। जाते जाते समय बिल्कुल समाप्ति का इशारा कर रहा है, मैं जाते जाते समझना चाहती हूँ, पश्चिम एशिया और खासकर कट्टरपंथ जिस तरीके से पश्चिम एशिया में अमन और जो है एक स्टेबिलिटी ला पाने में नाकाम रहा है या सबसे बड़ी बाधा रहा है, पर कट्टरता तो एक बार फिर से यहाँ पर जड़ें मजबूत करती हुई दिख रही है, खास करके सीरिया का उदाहरण हम सबके सामने है। जी एकदम, देखिए देखिए, एक जब पॉलिटिकल साइंस में हम लोग मतलब कहा जाता है ना, जब नाउमीदी होती है, जब आपको लगता है कि हमारे सामने कोई उम्मीद, तो जनता उसी के साथ खड़ी हो जाती है जिससे उसको लगता है कोई तो उम्मीद है भाई, असद के खिलाफ को चलो भाई, एसटीएस एक उम्मीद निकल के आई। लेकिन वो एसटीएस क्या करेगा, जैसे मैंने आपको तालिबान 2 का उदाहरण अफगानिस्तान में दिया, तो आप कट्टरता आप सऊदी अरेबिया देखिए, सऊदी अरेबिया अपनी सोसाइटी खोल रहा है, महिलाओं को गाड़ी चलाने दे रहा है, बिल्कुल। आप वहां पे, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, वहां नाइट क्लब शायद शुरू होने जा रहा है, मतलब इस तरह की चीजें हो रही जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जितनी भी रिजीम्स हैं जो चाहे वो सऊदी अरेबिया, यूएई हो या और भी दूसरे मुल्क, इनको पता है कि अगर आप कट्टर बन के रहेंगे, आपके पास बचा क्या, तेल है, आपको इन्वेस्टमेंट लाना है, आप कट्टर होके कितने दिन तक रह पाएंगे, वहां कोई घूम ही नहीं पाएगा इन्वेस्टमेंट करने वाला। तो एक ये तो है कि कट्टरता ने मिडिल ईस्ट को बर्बाद किया है। मिडिल ईस्ट क्या, हमारे यहाँ भी देख लीजिए, अब बांग्लादेश देख लीजिए, भारत पर भी सीधा सीधा असर, भारत में भी आतंकवाद और फिर कहीं ना कहीं कट्टरता का जो बांग्लादेश या पाकिस्तान देखिए, कट्टरता ने बर्बाद कर दिया इन दोनों देशों को। जी। तो वहां भी कट्टरता है, लेकिन अब कट्टरता के खिलाफ वहां की हुकूमत जो है उनको एहसास भी हो रहा है। अब सीरिया तो नया प्लेयर आया है कि किस तरह से ये करेंगे, एसटीएस के चीफ जो है बर्ताव वो तो अलग है, लेकिन बाकी हुकूमत को एहसास हो रहा है, सऊदी को हुआ जी, इजिप्ट को देखिए, भगा दिया उसको, वहां अभी भी चल रहा है वहां धीरे धीरे, तो ये एक दिन में नहीं होता है। तो कट्टरता अपनी इनके लिए चुनौती है, कट्टरता तो देखिए इस्लाम की ही चुनौती है, बिल्कुल, वो तो मैं साफ कर दूं, इस्लाम की चुनौती है। जहां भी पॉलिटिकल इस्लाम जहां हावी हुआ है, वहां कट्टरता बढ़ी और वहां की जनता को नुकसान हुआ है। चलिए, उम्मीद यही करेंगे कि आने वाला जो साल 2025 है वो पश्चिमी एशिया के साथ साथ पूरे विश्व में कट्टरता को थोड़ा सा वो पीछे जाते हुए देखे और अमन और शांति और नागरिकों के, इंसानों के हितों की बात करता हुआ ज़्यादा दिखे ये पूरा का पूरा साल। महाशक्तियों से यही अपेक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समर्थन करने वाली शक्तियों से भी यही अपेक्षा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, आपने अपना समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, इसलिए आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी और दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपका स्नेह हम तक फीडबैक के रूप में लगातार पहुँच रहा है, लेकिन अपेक्षा लगातार बनी रहती है, इसलिए आपसे फिर से अनुरोध करते हैं कि आप हमें लिखिए, ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।